आज मेरे साथ में हैं शिवांशी सूद, जिन्होंने एचएएस की परीक्षा पास कर। तो मेरी एक मैम थी, इंदिरा अरोरा मैम, तो उनका भी काफ़ी इंटरेस्ट था सिविल सर्विसेज में, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम्हें सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहिए। मेरे हस्बैंड मिस्टर श्रेय सूद, उनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव मिले। क्या एचएएस परीक्षा जो कठिन है? अगर आप में डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो कोई भी चीज़ आसान हो सकती है। यहाँ जो जैसे यहाँ के गांव हैं, वहाँ पे लड़कियों को इतना आगे नहीं दिए भेजा जाता है, तो पेरेंट्स जो हैं डरते हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? तो उनको अपनी बेटी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सोसाइटी आपको वो चाहेगी कि वो आपको किसी न किसी तरीके से आपको दबाने की कोशिश करे। जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास अन्ना बिक्की में। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत का पॉडकास्ट करने वाला हूँ जिन्होंने हिमाचली नहीं पूरे इंडिया का नाम जो है वो रोशन किया है। आज मेरे साथ में हैं शिवांशी सूद, जिन्होंने एचएएस की परीक्षा पास कर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पदवी ग्रहण की। तो बहुत से प्रश्न हैं आपसे पूछने के लिए कि आपने शुरुआती शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, आपका टारगेट क्या था, तो आप बताइए शुरू से कि आपका जो शुरुआती शिक्षा थी वो कहाँ से शुरू हुई। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया इंटरव्यू देने के लिए। तो आपने जैसे पूछा मेरी शुरुआती शिक्षा के बारे में, तो मेरी शिक्षा शिमला से हुई है, ऑकलैंड हाउस स्कूल शिमला। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी है पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मेरा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ये फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट था। और फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट में भगवान की कृपा से मुझे 9th रैंक मिला और 9th रैंक में मुझे असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो पोस्ट है वो मुझे मिलने वाली है। आपका मतलब कोई रोल मॉडल था या किसी को देख के आपने ये किया, या किसी और जगह से आपने जो था सोचा था कि मैं ऐसा करूं? रोल मॉडल्स तो मुझे लगता है कि मेनली हम देखें तो रोल मॉडल्स हमारे पेरेंट्स होते हैं फर्स्ट, उसके बाद टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा पीयर ग्रुप हमें इन्फ्लुएंस करता है, आसपास की चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसी दौरान जब मैं 9th कक्षा में थी, 9th क्लास में थी, तो मेरी एक मैम थी, इंदिरा अरोरा मैम, तो उनका भी काफ़ी इंटरेस्ट था सिविल सर्विसेज में, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम्हें सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग उनको लगता था कि मैं थोड़ी इंक्विजिटिव हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब चीज़ें समझने की ट्राई करती हूँ, सोशल इश्यूज़ को समझने का ट्राई करती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये डायरेक्शन दिया था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। और 12th के बाद फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस परस्यू इसीलिए किया था कि मैं सिविल सर्विसेज में उस सब्जेक्ट का अच्छे से बेनिफिट लेकर आगे के पेपर्स में उसको यूज़ कर सकूँ। इन सब के पीछे जो आपके माता पिता का योगदान क्या था? माता पिता का योगदान मैं ये बोलूँगी कि उन्होंने हमें अच्छी अपब्रिंगिंग दी है। एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने कभी भी बहुत हमें मोटिवेट किया है कि जो तुम्हें परस्यू करना है उसको परस्यू करो। साथ में मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि उनका जो माइंड था, दे वर वेरी ओपन माइंडेड टाइप के वो लोग थे, तो वो वाला इन्फ्लुएंस मुझे काफ़ी लगता है कि ओपन माइंड है, जो आपको चीज़ करनी है आप करो। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा। मेरा एक यंगर सिबलिंग है, मेरा भाई, लेकिन मेरे बीच में और उसके बीच में उन्होंने कभी कोई डिफरेंसेस ऐसे कुछ अपब्रिंगिंग में कभी लाया नहीं। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? मेरी शादी को एक्चुअली अभी 2 years होने वाले हैं, कल ही हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, 2nd ईयर। आपके हस्बैंड का, आपके सास ससुर का, इनका क्या योगदान है इसके? मेरे हस्बैंड मिस्टर श्रेय सूद, उनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि शादी के बाद हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो लेडीज़ होती हैं उनका करियर ये सोचा जाता है कि शादी के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ ऑपोजिट हुआ वो चीज़, क्योंकि हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव मिले, मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट बहुत अच्छा था। एंड इवन मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, जिनको मैं अपने पेरेंट्स की तरह ही मानती हूँ, तो उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि उन्होंने मुझे मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं करा कि आप घर में रहो और घर पे बैठ के तैयारी करो। उन्होंने मुझे अलाउ करा कि आप दिल्ली जाके अपना जो पहले से कंटिन्यू कर रहे हो उस ड्रीम को आप फुलफिल करें अच्छे से। तो आपके हस्बैंड करते क्या हैं वैसे? वो मर्चेंट नेवी में 3rd इंजीनियर है। मैं अगला प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका एचएएस का रिजल्ट आया तो आपका रिएक्शन कैसा था?
एचएस के रिज़ल्ट के दौरान एक्चुअली मैं दुविधा में थी क्योंकि मेरा यूपीएससी सीएससी का इंटरव्यू भी शेड्यूल्ड था 10 दिन बाद। तो मतलब मैं खुश थी, लेकिन वो थोड़ा होता है कि आप फैमिली का जो वो होता है कि फैमिली की प्रेजेंस को मिस करते हो, क्योंकि उस टाइम पे मैं दिल्ली में थी। तो वो मैंने थोड़ा मिस किया, लेकिन आई वाज़ वेरी ग्रेटफुल गॉड के लिए कि गॉड ने मुझे मतलब सिलेक्शन हो गया कहीं ना कहीं, और चांस दिया कि आप लोगों की हेल्प कर सको, सिविल सर्विसेज में रह के आप एडमिनिस्ट्रेशन को समझो। वो मुझे मतलब उसके लिए मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ अपने पेरेंट्स को, गॉड को, अपने हस्बैंड को और इन लॉज को। क्या एचएस परीक्षा जो कठिन है? एचएस परीक्षा मुझे लगता है कि कोई भी परीक्षा को कठिन या फिर सरल के बीच में कैटेगराइज करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप में डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो कोई भी चीज़ आसान हो सकती है। और टाइम तो सारी चीज़ें लेती हैं, तो प्रिपरेशन के लिए भी टाइम लगेगा। जितना आपको बेसिक चाहिए 1-2 साल आपको समझने में लग जाते हैं, टाइम में लग जाता है। तो इस हिसाब से मैं देख सकती हूँ कि वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। एचएस परीक्षा के लिए कितने अटेम्प्ट होते हैं, मतलब कितने कर सकते हैं? जनरल कैटेगरी के लिए अटेम्प्ट्स जो है मिनिमम एज 21 ईयर्स होती है और मैक्सिमम है 35 ईयर्स तक हम दे सकते हैं। तो यूजुअली अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए टिल द एज ऑफ 35 ईयर्स। क्या इसके लिए कहीं आपने कोचिंग वगैरह लिया था या ऑनलाइन स्टडी किया? मेरा एक्चुअली जो बेसिक सोर्स रहा है वो मैंने सेल्फ स्टडी किया है, और कुछ ऑनलाइन सोर्सेज मैंने देखे हैं। जैसे यूट्यूब पे आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, जैसे स्टडी IQ का हो गया, फिर अनअकैडमी के कुछ लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ से हम थोड़ी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ें हैं वो अपने आप अंडरस्टैंड हम करेंगे, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे आंसर्स को, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और कोचिंग के उसमें मैं बताना चाहूँगी कि मैं रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में, मैं वहाँ पे स्कॉलरशिप पे थी। 2022 से मैं उधर स्कॉलरशिप पे हूँ। तो उनका पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेडिकेटेड है सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा पीयर ग्रुप मिल गया था। पीयर ग्रुप के साथ साथ मटेरियल सपोर्ट, टेस्ट सीरीज़ की सपोर्ट, टीचर गाइडेंस बहुत अच्छे से अवेलेबल था। क्या कभी इस सफ़र में आपको बाधाएं या चुनौतियां आई हैं कभी? बाधाएं और चुनौतियाँ आई थिंक वो आती रहती हैं। अगर आपको कुछ करना है तो बस वो माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। तो चुनौतियाँ तो सबसे बड़ी ये थी कि हिमाचल का कोई बच्चा अगर दिल्ली जाएगा तो उसको सबसे बड़ी चुनौती तो वो फेस करनी पड़ती कि वहाँ पे रहना कैसा है, कितना खर्चा होगा रहने में, फिर खाने का डिफरेंस, क्लाइमेट का डिफरेंस। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी लगी। और थोड़ा बहुत ये होता है कि इतने आपका टाइम बहुत जाता है इन सब चीज़ों में, तो आपको ये लगता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं तो वो आगे जा रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो उस चीज़ से आपको बचना कैसे है, अपने मेंटल पीस को कैसे रिटेन करना है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। अगर कोई बच्चा, यहाँ के बच्चे जो है या कोई बच्चा जो है वो HS, IAS या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बीच जाना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या राय देंगे उनको? उनके लिए मैं यही राय दूंगी कि मतलब आपको अगर डिसाइड करना है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है तो मिनिमम क्राइटेरिया आप देखो कि ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन का टाइम अच्छे से यूज़ करो, उसमें पढ़ने पे मत जाओ। सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई इतना मतलब उसको अपना वो मत बना लो कि प्राइमरी गोल मेरा कॉलेज टाइम पे ये वही होना चाहिए। लाइफ को अच्छे से एक्सपीरियंस करो। लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में पता नहीं किस रूप में आपको काम आ जाए उस टाइम पे, वो चीज़ देखो। और अपार्ट फ्रॉम दिस सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम का। सिलेबस को अच्छे से देखो, और जो बेसिक बुक्स जो बताते हैं सारे NCERTs आर द बेसिक बुक्स अलॉन्ग विद जो न्यूज़पेपर्स रहता है, प्रेफरेबली हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, तो वो प्रेफर किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। तो वो, और साथ में सोशली भी वो एक्टिव रहें, अच्छे कॉजेज़ में अपना योगदान दें ताकि मतलब उनको थोड़ा सा आइडिया हो कि लोगों के बीच में काम कैसे करना है। आप सोशल एक्टिव भी काफ़ी हैं, तो अभी आपके पास में मुकाम भी, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगी, क्या सोचा है आपने अभी आगे? सोशली मैं एक्टिव हूँ। मेरा मतलब मेन जो एम था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने के लिए वो था कि मैं एजुकेशन सेक्टर पे फोकस करूँ, साथ में विमेन के ऊपर और यूथ के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो मेरा मेन एम जो रहेगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा। कॉलेज टाइम पे मैं सोशली एक्टिव थी, जैसे मैंने कुछ NGOs ज्वाइन कर रखे थे, जैसे एक टीच फॉर इंडिया करके एक NGO है। तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, तो उनके साथ आप एसोसिएट करके उन लोगों को पढ़ा सकते हो। गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट रहता है, देखने की कमी रहती है, टीचर्स को इतने स्किल्स नहीं होते, तो कॉलेज के बच्चे एसोसिएट होते हैं उन NGO के साथ और फिर वो काम करते हैं उन लोगों के साथ।
तो वो मैं उस चीज़ में देखती हूँ कि सोशली एक्टिव। और साथ में मैं ये देखती हूँ कि मेरा एज भी थोड़ा बेनिफिट में है, तो यूथ शायद मुझसे रिलेट कर पाएँ थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी की यूथ में ये है कि उनको डायरेक्शन नहीं है, उनको पता नहीं उनको क्या करना है। तो थोड़ा-सा शायद अगर मेरी स्टोरी से वो थोड़ा इंस्पायर होके उनको डायरेक्शन मिले, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी सोशल सर्विस रहेगी मेरी तरफ से। यहाँ जो जैसे यहाँ के गाँव हैं, वहाँ पे लड़कियों को इतना आगे नहीं भेजा जाता है, तो पेरेंट्स जो हैं डरते हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं यही बोलना चाहूँगी उन पेरेंट्स के लिए जो डरते हैं कि उनको अपनी बेटी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सोसाइटी आपको वो चाहेगी कि वो आपको किसी न किसी तरीके से आपको दबाने की कोशिश करे, लेकिन एट द एंड हमें अपने घर के लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अपनी बेटियों के ऊपर ट्रस्ट करना। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ कहीं भी कम नहीं हैं। हम स्पेस तक जा रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन को हेड कर रहे हैं, बहुत सारी एथलेटिक्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम साइंस में देखें तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा वुमेन हैं जो अभी भी मतलब प्रोग्रेस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं। और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हमें एज अ सोसाइटी डेवलप करना है, मॉडर्न सोसाइटी बनना है जहाँ पे सभी तरह के बेनिफिट सारे लोगों को अवेलेबल हो, तो वुमेन का इंक्लूजन, वुमेन को इनकरेज करना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल यहाँ के युवा जो हैं, हिमाचल के युवा जो नशे की तरफ काफ़ी जा रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं देखती हूँ कि नशे की तरफ जाने का रीज़न बहुत सारे रीज़न्स हैं। सोसाइटी से रिलेटेड रीज़न्स भी हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड रीज़न्स भी हैं, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान वाली साइड पड़ता है, तो वहाँ से हम देखते हैं कि इंडिया एक ट्रांजिट ज़ोन की तरह वो आता है। और तीसरा हम देखते हैं कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार नहीं है लोगों को, और डिप्रेशन की प्रॉब्लम अलग है। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना नेगेटिव भी जा रहा है कि लोग सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स को देख के भी उस चीज़ में जा रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि पेरेंट्स का गाइडेंस, स्कूल टीचर्स का गाइडेंस और सोसाइटी का अपनी तरफ से योगदान रहना चाहिए, ताकि इस चीज़ को वो थोड़ा कम कर पाएँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्लब है मोटिवेशन फिटनेस क्लब, जी। तो आप उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैंने आपका काम देखा है, यूट्यूब पे देखा है, इंस्टाग्राम पे भी देखा है। मैंने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव रहते हैं फॉर सोशल कॉजेज़, जैसे एनिमल्स की सर्विसेज हो गया, फिर बूढ़े लोगों की या फिर यंग जनरेशन की हेल्प करना, फिज़िकल फिटनेस आप सेशंस कराते हैं। वो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं कि आप हमारे जो नेक्स्ट पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन को आप कैसे होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट के साथ शरीर की डेवलपमेंट भी आप कर रहे हैं, और साथ में उनका माइंड भी डेवलप हो रहा है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगी, आपके फिटनेस क्लब के लिए मेरे पास एक कोट याद आता है स्वामी विवेकानंद जी का, कि सर्विस ऑफ जीवा इज़ द सर्विस ऑफ शिवा। तो आप अगर जीवन के जो लोग हैं, मतलब जो लोग हैं उनकी सेवा कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप भगवान की पूजा कर रहे हो। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय श्री राम।